नेचुरल इन्वायरमेंट मीन्स हमारे इर्द गिर्द का नेचुरल रिसोर्सेज। एक्चुअली होता ये था पास्ट में, हिस्ट्री में, कि जब इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन स्टार्ट हुई या ज़्यादा से ज़्यादा कंपनीज या इंडस्ट्री बनना शुरू हुई, तो लोगों का ध्यान ज़्यादा से ज़्यादा बस प्रोडक्शन पे था। हर कोई अपनी फैक्ट्री लगाता जा रहा था, प्रोडक्शन धड़ाधड़ हो रही थी। उससे जो वेस्ट मटेरियल प्रोड्यूस हो रहा था उसकी तरफ किसी का ध्यान नहीं था। वेस्ट मटेरियल में कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो हवा में जा रही थी, जो वेस्ट वाटर है वो हमारी दरियाओं और समुद्रों में जा रहा था, हमारी जो वाटर लाइफ है वो पोल्यूटेड हो रही थी, एक्सेट्रा। तो जो हिस्ट्री हिस्ट्री में जब रेवोल्यूशन स्टार्ट हुई, इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन, तो इन इंडस्ट्रीज ने हमारे नेचुरल इन्वायरमेंट को बहुत तबाह किया, बहुत पॉल्यूट किया। लेकिन आहिस्ता आहिस्ता जब जैसे जैसे टाइम चेंज हो रहा है, तो अब लोग ज्यादा कॉन्शियस हैं, कंपनीज भी ज्यादा कॉन्शियस हैं, लोग भी ज्यादा कॉन्शियस हैं कि हमारे नेचुरल इन्वायरमेंट जो है वो ज्यादा इफेक्ट ना हो। लोग ज्यादा से ज्यादा अपने नेचुरल इन्वायरमेंट को प्रिजर्व करने की बातें कर रहे हैं। खुद अगर हम लोग देखें तो हमने बचपन में कभी नहीं सुना था कि कार्बन डाइऑक्साइड या फोग हो रही है या स्मोक हो रही है, तो लोग पॉल्यूशन को कम करने की कोशिश करें, गाड़ियां कम यूज करें। इस तरह की बातें आजकल बहुत ज्यादा सुनने में आ रही हैं। तो जैसे जैसे आज का जो करंट टाइम है उससे लोग, जो कंपनीज हैं, उनसे डिमांड करते हैं कि वो ज्यादा नेचुरल इन्वायरमेंट को प्रिजर्व करें, इन्वायरमेंटल फ्रेंडली प्रोडक्ट्स बनाएं, इन्वायरमेंटल फ्रेंडली स्ट्रेटजीज बनाएं, जिससे इन्वायरमेंट को या नेचर को नुकसान ना पहुंचे। So basically, the natural environment involves the natural resources that are needed as inputs, और जो नेचुरल रिसोर्सेज हैं उन्हीं को कंपनीज ने एज इनपुट्स यूज करना होता है। फॉर एग्जांपल, पानी यूज होता है फॉर इलेक्ट्रिसिटी प्रोडक्शन, कोल यूज होता है, सुई गैस हम यूज कर रहे हैं घरों में, पेट्रोल, ऑयल, कंस्ट्रक्शन कंपनीज वाले बड़े बड़े पहाड़ काट के और वहां से अपना सीमेंट और बजरी और रेत और इस तरह की चीजें बनाते हैं। तो कंपनीज जो हैं वो नेचुरल इन्वायरमेंट में जो रिसोर्सेज पाए जाते हैं उनको एज इनपुट यूज करती हैं। इस वजह से और इस वजह से वो बहुत ज्यादा इफेक्ट भी होती हैं। जब भी कोई न्यू लॉ आता है सपोज गवर्नमेंट की तरफ से कि आपने इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन के लिए ये एक्टिविटीज परफॉर्म करनी है, तो कहने का मकसद ये है कि नेचुरल इन्वायरमेंट और उसमें होने वाली चेंजेस से कंपनीज और उनके मार्केटिंग जो प्रोसेसेस हैं वो बहुत ज्यादा इफेक्ट होते हैं। फिर कुछ नेशनल एनवायरनमेंट से रिलेटेड ट्रेंड्स हैं। अब हमें पता है कि हर वक्त सबने ही रोला डाला होता है कि पानी की शॉर्टेज होगी, पानी की कमी होगी, पानी की कमी होगी। और इसके अलावा सुई गैस के जखीरे कम हो रहे हैं, ऑयल के जखीरे कम हो रहे हैं। तो बेसिकली दीज आर शॉर्टेज ऑफ रॉ मटेरियल्स। ये सारी चीजें एज रॉ मटेरियल यूज होती हैं। रॉ मटेरियल क्या होता है कि हम जब भी कोई प्रोडक्ट बना रहे होते हैं तो उसको बनाने के लिए हमें कुछ चीजें चाहिए होती हैं। तो उन चीज़ों को हम रॉ मटेरियल कहते हैं, और बहुत सारी कंपनीज वो रॉ मटेरियल जो है वो नेचर से, हमारे इर्द गिर्द के माहौल से हासिल कर रही होती हैं, लेकिन विद द पैसेज ऑफ टाइम उनकी शॉर्टेज हो रही है। फिर है पॉपुलेशन बढ़ती जा रही है, और अब जो करंट कंडीशन है इसमें गवर्नमेंट और लोग ज़्यादा पॉपुलेशन से रिलेटेड कंसर्न है। उनकी कोशिश होती है कि पॉपुलेशन को किसी तरीके से रिड्यूस किया जा सके। गवर्नमेंट बहुत ज़्यादा इंटरवीन कर रही है बाय मेकिंग न्यू पॉलिसीज। हर थोड़े अरसे बाद वो कोई न्यू पॉलिसी, कोई न्यू कानून बना देती है कंपनीज के लिए कि वो ज़्यादा सोशली रिस्पॉन्सिबल हों, वो नेचर का ज़्यादा ख्याल रखें, वो रॉ मटेरियल्स को ज़्यादा प्रिजर्व करें, और इन्वायरमेंटली सस्टेनेबल स्ट्रेटजीज बनाएं, ऐसी स्ट्रेटजीज बनाएं जिससे माहौल को नुकसान ना पहुंचे, बल्कि माहौल दोस्त स्ट्रेटजीज जो हैं वो बनाएं। फिर दूसरा जो ये एक इन्वायरमेंटल नेचुरल इन्वायरमेंट जो है, ये थर्ड मैक्रो इन्वायरमेंट फोर्स थी। फोर्स जो फोर्थ है वो है टेक्नोलॉजिकल इन्वायरमेंट। अब टेक्नोलॉजी पे तो हम लोग घंटा 2 घंटे जितने घंटे मर्जी बुलवा लें बोल सकते हैं कि टेक्नोलॉजी जो है वो बहुत तेजी से चेंज हो रही है, और बहुत क्विकली चेंज हो रही है, और इस वजह से इसका कंपनी से बहुत ज़्यादा बड़ा असर है। सारी गेम ही आजकल टेक्नोलॉजी की है, हर दूसरे दिन कोई न्यू टेक्नोलॉजी आई हुई होती है, और कंपनीज के लिए ज़रूरी है कि वो उस पर नज़र रखें, उसको समझें कि टेक्नोलॉजी अब किस लेवल पे जा चुकी है, और उसके अकॉर्डिंग जो है वो अपनी प्रोडक्ट्स या जो भी हैं वो बनाएं।
अगर अगर टेक्नोलॉजी की बात करें तो आप मोबाइल लैपटॉप में सपोज़ देख लें कि जब ऑलमोस्ट 100 साल पहले कंप्यूटर बना था, तो वो पूरे एक बड़े कमरे जितना था, आप लोगों ने सुना भी होगा और देखा भी होगा कि वो बहुत बड़ा कंप्यूटर था, मेन फ्रेम जिसको कंप्यूटर कहते हैं, एक लार्ज साइज़ रूम के जितना था। फिर उसके बाद आहिस्ता-आहिस्ता कुछ 50 एक साल लगे, उसको डेस्कटॉप कंप्यूटर तक आते-आते जो हमने घरों में यूज़ किया। फिर उसको थोड़े अरसे बाद लैपटॉप्स आना शुरू हो गए और लैपटॉप्स के बाद फिर अब हैंड हेल्ड टैबलेट्स आए और उसके बाद अब ऐसे लैपटॉप्स भी आ चुके हैं, या ऐसे कंप्यूटर्स भी आ चुके हैं जो आपकी पॉकेट में आ जाते हैं। तो दिस इज टेक्नोलॉजिकल शिफ्ट या टेक्नोलॉजिकल ट्रेंड्स जो बहुत तेजी से मार्केट्स में आ रहे हैं। इनको समझना और इनके अकॉर्डिंग रिस्पॉन्ड करना ज़रूरी है कंपनीज के लिए और उनके मार्केटिंग डिपार्टमेंट्स के लिए, ताकि वो अपनी प्रोडक्ट्स जो हैं वो लोगों तक पहुंचा सके। अच्छा, जैसे-जैसे टेक्नोलॉजी चेंज हो रही है, वैसे-वैसे लोगों के कंसर्न्स भी बढ़ते जा रहे हैं। बहुत सारी न्यू टेक्नोलॉजीज़ ऐसी आ रही हैं, जिससे रिलेटेड लोगों के कंसर्न्स भी बड़े ज़्यादा हैं। जैसे एक आजकल काम हो रहा है इस पे किसको कहते हैं उसको जेनेटिक इंजीनियरिंग पे। एक बंदे के जीन्स निकाल के दूसरे को लगाए जा रहे हैं, बंदरों के इंसानों को लगाए जा रहे हैं, इंसानों को बंदरों को लगाए जा रहे हैं। टेक्नोलॉजी बहुत कुछ कर रही है। और उसमें बहुत सारी प्रैक्टिसेस ऐसी भी हैं जो क्वेश्चनेबल हैं, जिस पे लोग एतराज़ात कर रहे हैं कि ठीक है, टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट्स अपनी हद तक अच्छी बात है, लेकिन अब इसका ये मतलब नहीं है कि आप जेनेटिक्स चेंज करना शुरू कर दें, आप अनएथिकल प्रैक्टिसेस में चले जाएं। लेकिन दूसरी साइड वालों का आर्गूमेंट्स ये है कि इससे बहुत सारी डिजीजेस को क्योर करने में आसानी होगी, जो अभी तक अनक्योरेबल हैं जेनेटिक इंजीनियरिंग की मदद से। तो टेक्नोलॉजिकल एनवायरनमेंट कहने का मकसद ये है कि एक बहुत इंपॉर्टेंट फोर्स और फैक्टर है जो कंपनी को इफेक्ट कर सकता है। टेक्नोलॉजिकल एनवायरनमेंट के बाद जो नेक्स्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर है वो पॉलिटिकल एनवायरनमेंट है। पॉलिटिकल एनवायरनमेंट जो है अब हर कंट्री का पॉलिटिकल एनवायरनमेंट जो है वो डिफरेंट होता है और वो चेंज भी होता रहता है। लेकिन ज़्यादा इम्पोर्टेंट पॉइंट ये है कि चेंजिंग पॉलिटिकल एनवायरनमेंट का कंपनी के साथ क्या ताल्लुक है। तो बिल्कुल ताल्लुक होता है। अगर किसी कंट्री की पॉलिटिकल कंडीशन जो है वो स्टेबल नहीं है का मतलब है हर रोज हड़ताल हो जाती है, लोग एहतजाज के लिए सड़कों में निकल आते हैं, तोड़ फोड़ हो जाती है, तो ऑब्वियसली आपका बिजनेस या कंपनी जो है बंद हो जाती है। ऐसे एहतजाजों और हड़तालों में आपको रॉ मटेरियल नहीं मिल सकता। सपोज पिछले दिनों हम जो क्रश मंगवाते हैं सरगोधा से, तो वो क्रश वालों की गवर्नमेंट के साथ कोई लड़ाई होगी उनके किसी न्यू पॉलिसी की वजह से, तो उन्होंने हड़ताल कर दी और पूरा महीना हमें क्रश नहीं मिली। तो जो पॉलिटिकल इन्वायरमेंट होता है किसी भी कंट्री का, उसका उस कंट्री की कंपनीज पे और बिजनेसेस पे बहुत ज़्यादा इफेक्ट होता है और उसमें बहुत ज़्यादा रोल होता है इसका। तो पॉलिटिकल इन्वायरमेंट का स्टेबल होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। एक तो ये फैक्टर है। दूसरी एक और रीज़न भी है जिसकी वज़ह से हम पॉलिटिकल एनवायरनमेंट को इम्पोर्टेंट मानते हैं, और वो रीज़न ये है कि अगर हर गवर्नमेंट जब आती है तो वो न्यू पॉलिसीज़ लेके आती है। कुछ गवर्नमेंट की पॉलिसीज़ जो हैं वो बिज़नेस फ्रेंडली होती हैं, कंपनीज़ फ्रेंडली होती हैं, वो कंपनीज़ को ज़्यादा टैक्स की छूट देती हैं ताकि कंपनी ज़्यादा से ज़्यादा बिज़नेस करे। कुछ गवर्नमेंट्स आती हैं तो वो ज़्यादा टैक्स लगाती हैं ताकि वो ज़्यादा से ज़्यादा रेवेन्यू इकट्ठा कर सके। तो डिपेंड करता है कि किस टाइम एक कंट्री की पॉलिटिकल कंडीशन कैसी है, और उस पॉलिटिकल कंडीशन का अच्छा खासा इम्पैक्ट होता है कंपनी की परफॉर्मेंस पे, कंपनी की मार्केटिंग की स्ट्रेटजीज पे और बहुत सारी चीज़ों पे। फिर उसके बाद आजकल जो है बहुत ज़्यादा रूल्स एंड रेगुलेशंस गवर्नमेंट्स बना रही हैं। कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं जो कि प्रोटेक्ट करती हैं कंपनीज को फ्रॉम ईच अदर मींस कंपनीज का आपस में कंपटीशन होता है। ऑब्वियसली एक कंपनी का दूसरे कंपनी के साथ कंपटीशन है जो सेम तरह की प्रोडक्ट्स बना रही हैं। तो डिफरेंट गवर्नमेंट्स जो हैं वो ऐसे लॉज बना रही हैं जिससे वो कंपनीज को एक दूसरे से प्रोटेक्ट करती हैं कि कोई मोनोपोली ना करे। अब मोनोपोली के बारे में आप लोग पढ़ चुके हैं, उसको एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है। मोनोपोली की एक हद तक परमिशन है, उससे ज़्यादा मोनोपोली नहीं करने दी जाती।
तो ये एक अगर गवर्नमेंट ने रूल बना दिया है कि मोनोपोली एक हद तक अलाउड है, उसके बाद अलाउड नहीं है, तो उसका डेफ़िनिटली कंपनी पे बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट आएगा। फिर इसके अलावा कंट्रीज़ या गवर्नमेंट्स जो हैं वो ये रूल भी बना रही हैं कंज्यूमर्स को कैसे प्रोटेक्ट करना है अनफेयर बिज़नेसेस प्रैक्टिसेस से। तो इसकी एग्ज़ाम्पल आप लोग यूँ ले लें कि जैसे हम लोग ऑनलाइन कोई चीज़ ऑर्डर करते हैं, तो पहले रूल ये होता था कि कैश ऑन डिलीवरी है तो आपको पैकेट खोलने नहीं देते थे। पहले कहते थे कि हमें पैसे दें और उसके बाद फिर आप अपना पैकेट खोलें। लेकिन अब गवर्नमेंट ने रूल बनाया है और ये लॉ बनाया है कि आप पैकेट अपना पहले खोलें, अगर आपको चीज़ पसंद आती है और वही आती है जो आपने ऑर्डर की है, तो आप पैसे दें। लेकिन इसमें उनकी गवर्नमेंट की रिक्वायरमेंट ये है कि जब आप ऑर्डर करें, जो चीज़ ऑर्डर करें उसका प्रूफ अपने पास रखें कि एज़ इट इज़ ये वाली चीज़ मैंने ऑर्डर की थी और उसके बाद जैसे ही आपके पास वो पार्सल आए तो आप उसको रिकॉर्ड करते हुए ओपन करें और अगर आपको चीज़ पसंद आ जाती है तो फिर आप उसको पैसे दें। अदरवाइज़ उसको पैसे ना दें, उसको वो पार्सल रिटर्न कर दें, तो आपको बाय लॉ वो पैसे आपसे नहीं ले सकते अगर आपके पास अगर आप ये क्लेम कर देते हैं कि ये वो चीज़ नहीं है जो मैंने मँगवाई। फिर इसी तरह गवर्नमेंट ने रूल्स बनाए हैं कि सोसाइटी को प्रोटेक्ट करना है बिज़नेसेस से या उनकी जो अनएथिकल प्रैक्टिसेस हैं या यूँ कह